ऋण 11 दूनी 22, 22/2। तो 31 में से 22 गया, 9/2 आंसर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में एक पेपर है। बहुत ही अच्छा सेट है ये 2019 जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का। इसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं और गणित के कुछ प्रश्न इसमें थोड़ा हाई लेवल के पूछे गए हैं। तो भविष्य में अगर ऐसा टेस्ट होता है कि जिसमें थोड़ा कठिन प्रश्न कुछ आ जाएं, तो ये पेपर आपकी बहुत मदद करने वाला है, इसलिए अंत तक अवश्य देखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप बच्चों से इसकी प्रैक्टिस करवाइए। अगर आप टीचर हैं तो, या आप खुद स्टूडेंट हैं तो इसको डाउनलोड करके आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर इस वीडियो को देख करके अपने आंसर्स का मिलान कीजिए। तो चलते हैं सीधे पेपर पे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 से 4 तक है कि इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, एक फिगर अलग है और 3 फिगर मिलते जुलते हैं, किसी न किसी रूप से आपस में मिलते हैं। तो आपने अलग वाला फिगर छापना है। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें देखिए 3 वृत्त बाहर है, एक 3 ही त्रिभुजाओं के आकृति अंदर है त्रिभुज। यहाँ 3 बाहर है, यहाँ चतुर्भुज है। यहाँ देखो 4 बाहर है, 4 उसकी आकृति अंदर है, 4 रेखाओं से बनी, रेखाखंडों से बनी हुई। और यहाँ बाहर 5 वृत्त हैं और अंदर भी 5 रेखाओं से बनी हुई फिगर है, इसलिए ये अलग है, क्योंकि यहाँ बाहर 3 है और अंदर 4 भुजाओं वाली आकृति है। अगर हम इसको गौर से देखें, RUN, UNR, NKU, RNU, तो इन सब में RN और U तीनों अक्षर का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ बीच में K आ गया है, इसलिए ये अलग है। इन फिगर्स को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 3 छल्ले हैं, तो 2 छल्ले आपस में अंदर घुसे हुए हैं, एक सेपरेट है। तो इसमें भी देखिए एक अंदर घुसा हुआ है, एक ये सेपरेट है, और ये 2 आपस में चिपके हुए हैं, ये 2 आपस में चिपके हुए हैं, ये अलग है। ये तीनों जो है अंदर एक दूसरे को के अंदर घुसे हैं, इसलिए ये अलग है। अगर इसको हम गौर से देखें, अगर आप इधर मुंह करके खड़े हो जाएं, जिधर ये वाई जैसा बना है, तो हम देखेंगे कि ये वाई का जो ये वाला भाग है, ये दाएं तरफ मुड़ा है। इसमें अगर हम ऊपर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो यहाँ देखो तो ये बाईं साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड मुड़ा है। इधर देखिए, इधर मुंह करके खड़े हो जाए तो ये राइट साइड है। अगर यहाँ नीचे को मुंह करके आप खड़े हो जाएं, तो इसको देखेंगे ये भी राइट साइड मुड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड एक ही मुड़ा है, तो इसलिए ये अलग है। फिगर 1 दे रखा है, इसके जैसा सेम टू सेम फिगर आपने ढूंढना है। और इसके जैसा अगर आप देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बराबर नीचे की तरफ है, तो ये 2-2 डंडियां, यहाँ 3-3 डंडियां, देखिए सेम फिगर ये मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये वाला शेप है, यहाँ पर ये है, 2 लट्टू है, इधर अंदर को तीर है, तो यहाँ पे देखिए लट्टू नहीं बने, इसके नीचे लट्टू नहीं बना है। इस पे देखिए सेम सारे मैच कर रहे हैं और इसके ऊपर ये तीर के निशान नहीं बने हैं, तो इसका मतलब सी वाला आंसर होगा। इसमें देखिए ये सारे निशान इस तरह से तीर के सब बाहर की तरफ हैं, लेकिन इसमें देखिए ये अंदर की तरफ है, ये वाला। इसमें देखिए ये वाला अंदर की तरफ है, इसमें ये वाला अंदर की तरफ है, इसमें चारों बाहर की तरफ है, तो सेम ये आकृति है। इसमें अगर हम गौर से देखें तो यहाँ देखिए इसमें ये बॉक्स बना है, तो ये बॉक्स इन दोनों पे तो बने हैं, लेकिन इन दोनों पे नहीं है, तो ये दोनों आंसर अलग हो गए। तीसरी आकृति यहाँ देखिए, ये तीर जैसा है, यहाँ पे तीर जैसा नहीं है, तो आंसर बी है। यहाँ पे हमने फिगर को पूरा करना है, तो इसको आप नीचे मिला दो, और यहाँ देखो गुणा का निशान यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन सब में 2-2 गुणा के निशान है, तो ये वाला फिगर जो है मैच करेगा, बाकी नहीं मैच कर रहे हैं। इसको हम यहाँ मिला देंगे और ये अंदर तीर का निशान और बाहर ऐसा, तो इस वाले से देखिए केवल डी वाला ही मैच कर रहा है। इसको अगर हम ये मिला दें, तो यहाँ अंदर तो जो है काला वाला जाएगा, और यहाँ बाहर वाला जो है ऐसी रेखाओं वाला, और यहाँ बाहर बिंदी वाला, तो इससे ये तो उल्टी डायरेक्शन में है, लेकिन ये देखो ये बिल्कुल तीनों मैच कर रहे हैं, ये भी और ये तीनों। इसको हम अगर मिलाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा और ये काला हो जाएगा, और यहाँ गोला और यहाँ बिंदी। तो यहाँ देखो बिंदु गोले के, ये तो गोला नहीं है, इस पे गोला तो है, उसके बाद बिंदी है, लेकिन उसके बाद व्हाइट हो गया, तो ये गलत है। यहाँ गोला, उसके बाद बिंदी नहीं है, देखिए गोला है, बिंदु है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसी शेप है, यहाँ एक फूल बन गया, यहाँ 2 फूल बन गए, तो अब जो है यहाँ भी जिसका बना हो तीसरा फूल, वही आकृति आंसर होगी। तो ये बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, ये वाला आंसर, और ये देखो ये, और
यहाँ ये मल्टीपल है, यहाँ ये है। अब इसका ये वाला जो है ना दूसरे नंबर पे आ गया या तीसरे नंबर पे चला गया, तो अब जो चौथे नंबर पे यहाँ होगा, ठीक है ना, तीर का निशान, तो तीर का निशान यहाँ जो है केवल बी वाले पे है, तो इसका यही आंसर होगा, अन्य कोई देखने की जरूरत है ही नहीं। ए प्लस माइनस प्लस डिवाइड मल्टीपल, यहाँ माइनस पहले आ गया उल्टी तरफ, ये सब उल्टी तरफ घूम रहे हैं, यहाँ प्लस ऊपर था यानी ये नीचे आ गया, यानी एंटी क्लॉक एक एक शेप चेंज हो रही है। अब यहाँ ये गुणा इधर था तो यहाँ पे इधर चला गया, तो अब गुणा जो है इधर होगा, ये माइनस इधर है तो ये इधर होगा, ये प्लस इधर है तो इधर हो जाएगा, और ये डिवाइड इधर है तो इधर हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड प्लस माइनस मल्टीपल, ठीक है ना, ये वाला आंसर। यहाँ देखिए ट्रायंगल का ऐसा था, ये इधर हो गया, अब इधर हो गया, तो अब जो ट्रायंगल का यहाँ हिस्से होंगे ऐसे में होंगे, और यहाँ देखो ये ऋण नीचे था, यहाँ था, यहाँ हो गया, तो अब नीचे ऋण होगा। अब ये धन देखो यहाँ था, अब धन नीचे आया, यहाँ ऊपर चला गया, तो अब इस तरफ होगा धन और इधर होगा गुणा। तो ये जो मैच कर रहा है गुणा धन और गुणा धन और माइनस नीचे, तो ये सी वाले से देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। इनमें हमें देखना है कि जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का किससे इनमें से होगा, इनमें से आंसर आपको ढूंढना है। तो यहाँ देखिए सबसे अंदर त्रिभुज है, सबके बाहर गोला है, सबसे बाहर, तो ये ठीक उल्टा हो गया, सबसे बाहर त्रिभुज आ गया और सबसे बाहर का गोला सबसे अंदर चला गया। तो इसमें यहाँ त्रिभुज ऊपर है तो ये सबसे अंदर चला जाएगा, और यहाँ अंदर देखो सबसे छोटा गोला है तो ये सबसे बाहर आ जाएगा गोला, अब बीच में वर्ग ऐसे ही रहेगा। ये वाला सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, सबसे अंदर त्रिभुज तब वर्ग और तब गोला। ये दो तीर इधर को लगे हैं तो ये इधर को हो गया। और यहाँ ये ऐसे में था, लेकिन अगर जब इसको अगर इन्हीं तीरों को अगर हम यहाँ को घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे, तो इसका जो शेप बनेगा इधर वाले का ये बन जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो रखा शेप, ठीक है ना। तो इस वाले को भी हम क्या करेंगे, इधर घुमाएंगे, लेकिन इसका जो ये वाला शेप है इधर है तो ये उल्टा हो जाएगा इधर। बिल्कुल इसकी तरह देखो, ये फिगर ऐसा था, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज वाली घड़ी की सुइयों के विपरीत घुमाया, और ये देखो तीर इधर पहुंचा तो ये सीधा ऊपर चला गया, यानी लगभग 90 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। तो इसको भी हम 90 डिग्री वापस घुमाएंगे तो ये इधर चला जाएगा ऐसा, तो ये डी वाला शेप मिलेगा। और यहाँ देखिए ये वर्ग के अंदर गुणा था और ये गुणा बड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ धन है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर धन जो बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। हमने क्या करना है, इसको पूरा करना है इस फिगर को, तो पूरा करने के लिए हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा शेप इससे मिल रहा है, तो देखिए ये वाला शेप बिल्कुल मिल रहा है, इसके अंदर पूरी आकृति घुस जाएगी। देखिए हम इसको पूरा करेंगे तो इसको हम पहले ये नीचे ये बड़ा त्रिभुज पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो एक त्रिभुज और बन रहा है, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, और एक छोटा त्रिभुज और बन रहा है, इसको काला किया हुआ है। तो देखो ये वो वाला हिस्सा काला और ऐसा वाला त्रिभुज जिसपे बना हो, तो ये वाला शेप कौन मैच कर रहा है, देखिए ए वाले पे पूरी ढंग से मैच कर रहा है ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, और इस तरह से ये, इसको अगर हम पूरा करें तो इसको हमें यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला शेप कौन सा है, तो ये वाला शेप देखिए यहाँ पे ये वर्ग बना रहा है, बिल्कुल ये सी वाला शेप ये मैच कर रहा है। ये ढंग से मिलाया नहीं मैंने, लेकिन ये इस तरह से मिलाएंगे तो ये वाला, और इसको भी पूरा करने के लिए यहाँ मिला दो आप, ये नीचे इस तरह से पूरा सीधा सटता हुआ, तो एक तो यहाँ पे ये बन गया, एक दूसरा ये बना, ये तीसरा ये बना, एक ये बना, दूसरा ये और तीसरा ये, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। ए वाला इस पे देखो बहुत लंबे बना रखे हैं, उल्टे बना रखे हैं, ये भी बीच वाला लंबा बना रखा है, ये तो तीनों एक जैसे ही बने हैं, गलत है। ये दर्पण प्रतिबिंब है FAN, जो दर्पण के सामने जो अक्षर होता है तो N जो है ऐसा है, ऐसा है, तो जब ये दर्पण में दिखेगा तो दर्पण की तरफ नीचे है तो ये ऐसा हो जाएगा। A तो दर्पण में वैसे ही दिखता है और F जो है दर्पण की तरफ होगा, तो FAR उल्टा N, FA उल्टा N, देखो ये वाला, ठीक है ना। यहाँ देखिए जड है, तो ये जड तो ऐसे दिखेगा, ये देखो दर्पण की तरफ से इधर जा रहा है तो यहाँ दर्पण की तरफ से ऐसा हो जाएगा, थोड़ा उल्टा दिखेगा ये
ये तीर तो ऊपर ही की तरफ रहेगा और ये नीचे की तरफ ही रहेगा गोला। तो जट ये देखो ये वाला फिगर बिल्कुल दिखेगा। यहाँ दर्पण में देखिए ये गोला दर्पण की तरफ है, तो यहाँ जो है दर्पण की तरफ गोला दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ दर्पण की तरफ गोला है इसमें, लेकिन इसमें नीचे है तो इसमें ऊपर है, तो ये बराबर देखो ये नीचे की तरफ है, दर्पण के सामने वाले खाने में नहीं है बल्कि पीछे वाले खाने में। तो ये ठीक उल्टा दिखेगा यहाँ पीछे वाले खाने में, क्योंकि दर्पण इधर है। तो ये सी वाला बिल्कुल सही है। ये देखो ये ऐसा है, ये उल्टा एन है, तो ये जब उल्टा एन जैसे से बनेगी तो ये बन जाएगी, क्योंकि दर्पण की तरफ है इधर, तो ये सुल्टा एन बन जाएगा। तो ये देखो ये सुल्टा एन, और के भी यहाँ जो है दर्पण की तरफ सुल्टा हो जाएगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में के जैसा दिखेगा। तो ये वाली शेप बिल्कुल मैच कर रही है। कागज मोड़ने वाले फिगर हैं, तो यहाँ देखिए ऊपर से नीचे को, फिर इधर से इधर को मोड़ा, यहाँ से इधर को मोड़ा, तो अब इधर से फिर ये अंदर से कटिंग कर दी इस पे। तो जब हम इसको इधर खोलेंगे तो इधर ये कटिंग इधर भी होगी, जब हम ऊपर को खोलेंगे तो दो कटिंग इधर भी होंगी, ठीक है ना, एक जैसी। तो ये वाले बिल्कुल सही पैटर्न है के अनुसार है। ये कागज हमने मोड़ा, फिर इसको इधर दोबारा मोड़ा, दोबारा यहाँ पे देखिए 3 छेद कर दिए, तो यही 3 छेद इधर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। यही 3 छेद ऊपर, 3 6 छेद जो है इधर भी हो जाएंगे, यहाँ पे 6 छेद हो जाएंगे, यहाँ पे 6 छेद हो जाएंगे ऐसे में। लेकिन जैसे इसमें भी 6 छेद है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, यहाँ ऐसे में होंगे छेद, ठीक है ना, यहाँ ऐसे में होंगे। तो ये वाला बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ये वाला सही है। ये यहाँ हमने नीचे को मोड़ा, फिर इधर को मोड़ा, फिर ये काट दिया इधर को और इधर को। जब हम इधर खोलेंगे तो इधर भी कटा मिलेगा, इधर भी कटा मिलेगा। जब हम ऊपर को खोलेंगे तो इधर भी ऐसा कटा मिलेगा और यहाँ ऊपर भी ऐसा कटा मिलेगा। तो ऊपर भी 2 जगह कटा हुआ और बीच में ये वाला, ये देखो ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इस कागज को हमने ये त्रिभुजाकार ऐसा मोड़ा, फिर ये उल्टा फिर त्रिभुज ही बनाया, इधर को मोड़ा, ठीक है ना। और यहाँ जो है हमने इस तरह से काट दिया। जब हम इसको ऊपर को खोलेंगे तो यहाँ भी कटा हुआ रहेगा, फिर यहाँ खोलेंगे, इधर को खोलेंगे तो एक कटा हुआ यहाँ, एक कटा हुआ यहाँ रहेगा, तो 4 कटे हुए रहेंगे। तो ये ऐसा है, तो ये खड़े में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सी वाला होगा। अब ये देखिए कुछ छोटे छोटे फिंगर दे रखे हैं, इनको मिला के आपने पूरी आकृति बनानी है। तो देखो एक ये वाली पेंसिल जैसी आकृति है, 2 लंबे आयत हैं और एक ही ट्रायंगल है। तो ये देखो पेंसिल जैसी आकृति, क्या तो यहाँ तो दोनों ट्रायंगल ये बड़े बड़े हो गए, ये ऐसा तो है नहीं, और ये वर्ग बन गए, ये भी नहीं है, इसमें ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ ये 2 आयत इसमें है नहीं है। देखिए इसमें 2 आयत है और ये छोटा वाला है, ये वाला ट्रायंगल त्रिभुज, और ये जो पेंसिल जैसी आकृति है ये खड़ी हो गई। तो बिल्कुल ये सी वाला मैच कर रहा है। ये देखो एक आयत और 2 वर्ग, तो यहाँ तो दोनों आयत है, यहाँ ये देखो 2 आयत 2 वर्ग और 1 आयत। इस पे देखो ये वाला फिगर है और ये चतुर्भुज है, ये पेंसिल जैसी आकृति है। तो यहाँ जो है 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज इसमें है नहीं। ये वाला फिगर है, ये पेंसिल जैसी आकृति है, और ये वाला शेप ये है, ये वाला। तो बिल्कुल आंसर बी वाला ही है, क्योंकि इसमें देखो ये अलग है और ये अलग शेप है, ये किसी श्रेणी में मैच कर रहा है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ है नहीं। यहाँ देखिए ये 2, एक ये वाला हिस्सा कटा था, एक ये ट्रायंगल कटा था, तो ये हिस्सा को अगर हम यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें तो बिल्कुल एक ही तरह दिखेगा। ये देखिए ये जड़ जैसा फिगर है, अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, खास मैच नहीं कर रहा है। इसको देखो इसमें कहीं जड़ जैसा मिल नहीं रहा है, इसमें भी तीसरी नहीं मिल रही, लेकिन इसमें देखो ये सटीक मिल रहा है, ये तो ये बिल्कुल आंसर होगा। ये देखिए ये दीपक की लौ जैसा है, तो दीपक की लौ जो है पूरी मिली हुई है, यहाँ पे मिली हुई नहीं लग रही है, ये मिली हुई लग रही है, बिल्कुल यही आंसर होगा। ये देखिए ये वाला, ठीक है। ये देखो ये वाली शेप जो है, ये वाला रेखाएं इसमें तो नहीं मिल रही हैं। इसमें देखते हैं ये और ये बिल्कुल मैच कर रही है बी वाले में, ठीक है। ये देखो एफ जैसा है ऊपर की तरफ,
इसमें ये है लेकिन ये इतना नजदीक नहीं है, ये है, यहाँ पे है नहीं, ये है, ये है, ये है, ये देखो इसमें पूरा मैच कर। तो मेंटल एबिलिटी के ये 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब चलते हैं सीधा मैथ्स की ओर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। देखिए एक मालगाड़ी है, तो स्टेशन ए है, यहां से चले गई, तो ये 6 घंटे तक गई। पहले माना ये स्टेशन बी पे पहुंची 6 घंटे में, ठीक है ना, ये स्टेशन बी है। उसके बाद एक यात्री गाड़ी गई, यात्री गाड़ी तब गई जब ये स्टेशन ए से बी पहुंच गई। ये फिर स्टेशन ए से गई 6 घंटे के बाद, ठीक है ना, आगे गई। तो ये भी 4 घंटे और चली होगी। तो इसकी तो स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी हमें स्पीड ज्ञात करनी है। तो इस पे हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज्ञात करने के लिए यानी चाल ज्ञात करने के लिए हमें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब यहाँ दूरी तो दे नहीं रखे, तो दूरी का अनुमान हम यहां से लगाएंगे अंदाजा सॉल्व करके। अब दूरी बराबर पहले क्या होगा, चाल गुणा समय। तो क्योंकि 80 किलोमीटर गई और 80 गुणा 4 हो जाएगा, तो 4 जीरो का 0 और 8 चौको 32। इसका मतलब ये रेलगाड़ी 320 किलोमीटर गई, तो ये भी 320 ही किलोमीटर गई होगी, क्योंकि जब इसने इसको आगे किया तो दोनों एक साथ मिली होंगी। अब इसमें इसकी दूरी, हमें दोनों की दूरी 320 किलोमीटर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यानी 320 किलोमीटर। अब बटे इसको समय कितना लगा, यार ध्यान से आपने इसको करना है। 6 घंटे तो इसको पहले लगे थे, ये 6 घंटे बाद चली, और इसने 4 घंटे में इसको पकड़ दिया था, तो 4 घंटे प्लस और लगे, तो टोटल 10 घंटे लगे। ठीक है ना, 6 घंटे बाद ये चली, तो 6 घंटे ये लगे प्लस 4 घंटे और लगे। तो ये 0 से 0 कटा, तो इसकी जो चाल हो गई 32 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति घंटा। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तय की गई दूरी। देखिए हमें दूरी बतानी है, तो माना दूरी 100, माना दूरी x किलोमीटर। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, समय दे रखा है कि 10 मिनट लेट से जा रहा है, जब ये 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तब 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है, तो इसमें जो समय लगा इसको, तो दूरी x थी, x बटे 40 की 30 किलोमीटर है। और ये देरी से पहुंचा तो प्लस 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो इसका हम घंटा बनाएंगे, तो बटे 60 हो जाएगा। ये बन गई समीकरण 1। फिर ये 42 किलोमीटर की चाल से चला, तो यहां जो इसका समय लगा x बटे 42, और ये 10 मिनट पहले पहुंचा, तो माइनस 10 मिनट, तो इसका घंटा बनाने के लिए 60। ये बन गया समीकरण 2। अब क्योंकि इन दोनों ने बराबर दूरी तय की, दोनों ने उतनी दूरी तय की, तो इसलिए हम इन भिन्नों को बराबर कर देंगे, इन दोनों समीकरण को। तो x बटे 30 धन 10 बटे 60 बराबर x बटे 42 ऋण 10 बटे 60। अब यहां देखिए आप, इसको हम इधर ले आए, तो x बटे 30, अब ये यहां धन में तो ऋण में आ जाएगा x बटे 42 बराबर, यहां ऋण 10 बटे 60 है। अब ये धन आगे जाएगा, तो ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 10 बटे 60। तो इसको देखिए, इसको हम घटाएंगे, तो इसको घटाने में हमेशा नीचे बराबर करेंगे, तो नीचे का लॉस और निकालेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 1260 आया। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ 42x, ऋण इसका यहाँ 30 का यहाँ से करेंगे, तो 30x बराबर, यहाँ नीचे बराबर 60 है, तो 60 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ ऊपर
10 10 ऋण 10 जुड़ के ऋण 20 हो जाएगा। अब इसका हमें सीधा पक्षांतर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ सीधा x बराबर कर रहा हूँ मैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ ऋण 20/60 ऐसे रहेगा। अब ये 1260 नीचे है, तो यहाँ आगे जाने के बाद ऊपर चला जाएगा 1260। और यहाँ देखो 42 में से 30 गया तो 12 आया, तो यहाँ x ये तो 12 भी नीचे चला जाएगा यहाँ। तो 12 से आप काट सकते हैं, 12 कम 12, यहाँ देखिए 12 कम 12, और यहाँ 6 में 0 बार भाग देंगे और तब 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो यहाँ देखो 0 0 कट गया। दो से काटा, 2 एक कम 2, 2 3 6। अब 3 से काटा, 3 एक कम 3, 3 3 9, और यहाँ 15 हुआ, 3 पंजे 15। तो यानी यहाँ आ गया 35, और गुणा -1 होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ माइनस है पीछे इसके। तो 35 ये माइनस में है, तो माइनस x बराबर -35। तो चाल कभी माइनस में नहीं होती, तो इसकी जो चाल होगा सीधा होगी 35 किलो, भाई जो दूरी होगी वो होगी 35 किलोमीटर। इसके देखो ग्राम बनाने हैं, तो आपको पता है 1000 ग्राम का होता है 1 किलोग्राम, तो हम इसमें 1000 का भाग देंगे 5045 में, तो 1000 पंजे 5000। तो क्योंकि ये ग्राम है, यहाँ देखिए नीचे अब भागने जा रहा था, तो ग्राम ही बच गए, और ये 5 किलोग्राम हो गए कि ग्राम। तो यानी 5 किलोग्राम और 45 ग्राम इसका उत्तर होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। ये दो घन हमारे पास हैं, तो इसकी 10 सेंटीमीटर की भुजा है, यानी लंबाई भी 10, ऊंचाई भी 10 और चौड़ाई भी 10। इन दोनों की 10-10 है। तो जब हम दोनों को एक साथ में लाएंगे, इसको हम इसके साथ चिपका देंगे, तो जो इसकी लंबाई है वो बढ़ जाएगी केवल, क्योंकि यहाँ चिपक जाएगा। तो अब लंबाई हो जाएगी इसकी 20, दोनों को चिपकाने के बाद लंबाई 20 होगी। चौड़ाई इनकी जो है 10 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 10 ही रहेगी। तो इसका जो नया घना वो आयतन होगा, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई होगी 20 गुणा 10 गुणा 10, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 1 0 20 का, 1 0 10 का, दूसरे 10 का 1 0, तो 2000 घन सेंटीमीटर होगी। ठीक है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। देखिए 8 मीटर भुजा, इसकी लंबाई x है, इसकी 2x, और ये 8 मीटर भुजा का जो अंदर एक तरण ताल है, ये 1/8 भाग को घेर रहा है। तो इसका मतलब हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंककि 8 भुजा मीटर भुजा, तो 8 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 8 64 मीटर भुजा इसकी हो जाएगी। तो अब ये 64 मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये 64 मीटर किसके बराबर है? 1/8 के। तो यानी x का 1/8 किसके बराबर है? 64 मीटर के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 64 ऐसे ही रहेगा, 1/8 आगे जाने के बाद उल्टा हो जाएगा 8/1। तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 छक्का 48 3 51। तो ये हो जाएगा 512 मीटर स्क्वायर, यह वर्ग मीटर। अब क्योंकि हमें पता है, अब ये तो इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल से हम इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई 2x स्क्वायर गुणा x, सॉरी लंबाई 2x गुणा x बराबर किसके बराबर? 512 के बराबर है। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x x गुणा तो x स्क्वायर, और ये मैं सीधा 2 यहाँ ले जा रहा हूँ, 512/2, ये 2 ये जो इधर का था यहाँ चला गया, तो 2 से हमने काटा, तो 2 दूनी 4, 1 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 12 हुआ, 2 छक्का 12, 256 वर्ग मीटर आ गया, 256 आ गया। ठीक है ना। अब x बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका 256 का अंडर रूट ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट निकालना मैंने आपको बताया था। तो 256, इसके हमने आगे का जोड़ा बनाया, इसको छूट गया ये, तो ये कहे को एक पहले ये हो जाएगा, एक हमने यहाँ लिखा, 1 और 1 2, अब यहाँ 1 56 बचा। तो देखो 6 छक्का 36 होता है, तो 6 से ट्राई करते हैं, 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, देखो 16 आया। तो इसका मतलब x बराबर 16। तो x हमने लंबाई मानी, चौड़ाई मानी थी, तो 16 आई, तो ये 2x है, तो ये 2x बराबर 16 गुणा 2 यानी 32 होगा।
तो इसकी जो लंबाई होगी वो 32 मीटर होगी। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, तो देखो डिब्बे में है 500 अंडे। 3/25 अंडे टूट गए, तो पहले हमने देखा इसका 500 का 3/25 कितना होता है, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20, तो 20 या 60, यानी 60 अंडे फूट गए या टूट गए। शेष अंडों का, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। तो हमने अब देखने शेष अंडे कितने बचे। तो पहले थे 500, 500 में से 60 टूट गए, तो कितने बच गए, 440 अंडे बच गए। अब शेष अंडों का 4/5 यानी कितना हो गया, 440 का 4/5, तो 5 इसको काटेंगे, 5 8 40, फिर यहाँ 4 इसको मिला के 40 हुआ, 5 8 40, तो 8 चौको 32, 3 और 8 चौको 32 3 35, यानी 335 अंडे बिक गए। शेष अंडों की संख्या, तो कितने में से 440 हमारे पास बच गए थे, उसमें से 352 बिक गए। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 3 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ 3 में से 3, तो यानी 88 अंडे जो है ना अभी बचे हैं। 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियां लगेंगी। तो देखो ये बड़ा फर्श है, इसको पट्टियों से हम ढक रहे हैं। तो जब किसी बड़े फर्श पे हम टाइल्स लगाते हैं या पट्टियां बिछाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऊपर हम बड़े का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो जो यहाँ टाट पट्टियों की जो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको बड़ा सा सिंपल सा मेथड है, ऊपर जो है 12 गुणा 12 10, ऊपर इसका क्षेत्रफल फर्श का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये मीटर में है। अब ये जो टाट पट्टियां हैं ये 10 गुणा 8 ये सेंटीमीटर में है। तो जब हम इसकी काट छांट करेंगे तो ये दोनों एक ही उसमें होने चाहिए, या तो मीटर में या दोनों सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर बनाना बहुत आसान है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1200 हो गया, 1200 गुणा, और ये 10 है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1000 हो गया गुणा 10 गुणा 8। तो देखो ये जीरो कटा, कोई भी एक जीरो काट लीजिए, 8 एकम 8, और 8 एकम 8, यहाँ 4 बचा, 40 हुआ, 8 पंजे 40। तो 1000 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो 15,000 पट्टियां लगेंगी। कौन सी राशि 8% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। तो देखिए इसमें राशि बतानी, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो जब अगर हमें मूलधन ज्ञात करना होता है तो उसमें दर दे रखी है 8%, समय दे रखा है 4 वर्ष, लेकिन इसमें ब्याज नहीं दिया है। ब्याज हम ज्ञात भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मूलधन नहीं दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, माना मूलधन 100 रुपए, तो इसके हिसाब से ब्याज कितना हुआ और मिश्र धन कितना हुआ ये पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो मूलधन गुणा दर 8% है, गुणा समय बटे 100, ये तो निकलेगा। तो 100 से 100 कट गया, तो 8 चौको 32 रुपए ब्याज है। तो जो मिश्र धन बनेगा हमारा, वो 100 रुपए तो हमारा मूलधन था, धन 32 इसमें और आ जाएगा, तो 132 रुपए हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, अब इसकी हमें तुलना करनी है, तो एक तरफ मूलधन लिखिए, एक तरफ मिश्र धन लिखिए। तो मूलधन अगर 100 रुपए हमने माना था, तो उसके हिसाब से मिश्र धन हुआ 132 रुपए। अगर मिश्र धन इतना है 6,600, तो मूलधन कितना है ये हमें ज्ञात करना है। दोनों तीर इस एक ही तरफ इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ मिश्र धन बढ़ रहा है, तो यहाँ मूलधन भी बढ़ेगा। तो x बटे 100 बराबर, जहां तीर का निशान होता है वो ऊपर होता है 6,600 बटे 132। अब ये 100 का मैंने यहाँ पक्षांतर कर दिया, ये 100 में यहाँ ले गया गुणा में। अब आप इसको काट सकते हैं, देखिए क्या 8 से कट रहा है, 4 से काट के देखिए, 4 तियां 12, 1 फिर 4 तियां 12। अब ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 2 20 हुआ, 4 पंजे 20। देखो 33 से 66 कट रहा है, 33 से कम 33 दूना 66, और ये जीरो में जीरो बार भाग, जीरो में जीरो बार भाग। तो यहाँ 200 है, यहाँ 25 है, तो 25 दूना हो गया 50, और ये 2 जीरो 200 के 5,000 मूलधन होगा। देखिए इसमें दोनों विक्रय मूल्य दिए गए हैं। तो जो पहला विक्रय मूल्य है 500 रुपए, तो ये हानि में बेचा जा रहा है।
ठीक है ना। और ये यहाँ पे माना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। अगर हम इसको 700 में बेचते हैं तो हमको इसके 3 गुना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज हानि एक्स रुपए की हो रही है, तो यहाँ क्रय मूल्य 500 में बेचने पे हानि हो रही है एक्स रुपए की। अगर 700 में बेचते हैं तो यहाँ लाभ हो जाएगा इसका 3 गुना, यानी 3x का लाभ होगा। तो अगर हम इसको जोड़ दें, 3x ये हो गया, x ये हो गया, x प्लस 3x, तो 4x हो जाता है। तो 4x में किसके बराबर है? इन दोनों के अंतर के बराबर, यानी 700 में से ऋण 500 गया। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 700 में से 500 गया तो 200, और ये 4 जो x के साथ था ये यहां चला गया, 4 पंजे 20 और 0, यानी 50 रुपए। x का मान 50 रुपए हो गया, तो इसका मतलब 50 रुपए की हानि हुई 500 में बेचने पर। तो इसका मतलब 500 में 50 रुपए की हानि हुई, तो 500 से 50 रुपए ज्यादा क्रय मूल्य रहा होगा, तो 550 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा। अगर आप यहां भी देखो तो ये 3x का मतलब 50 का गुणा हम 3 से करेंगे, 50 दिया 150, तो यहाँ 150 का लाभ होगा 700 में बेचने पर। तो यहाँ पे जो अंतर निकला इसका, ये देखो यहाँ 50 की हानि हो रही है, यहाँ 150 का लाभ हो रहा है, तो इसका 3 गुने का लाभ हो रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना आपने, 1 रुपए के 2 नींबू, यानी इसको उल्टा लिखो, 2 नींबू बराबर 1 रुपया, तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, यानी 5 नींबू बेचता है 3 रुपए के। ये तो क्रय मूल्य हो गया, और ये एसपी विक्रय मूल्य हो गया। तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है, तो पहले हम लाभ निकालेंगे। लेकिन यहां देखिए, यहाँ 2 नींबू की बात हो रही है, यहाँ 5 नींबू की। तो जब हमने प्रतिशत बताना होता है तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पहले एक की गणना करें। तो जब 2 नींबू 1 रुपए के हैं, तो 1 नींबू बराबर, इसके 2 हिस्से करेंगे तो 1/2 रुपए। आप चाहो तो इसको पैसे में बदल दो तो 50 पैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है पैसे, 5 नींबू 3 रुपए के हैं, तो 1 नींबू बराबर 3/5, मतलब इसमें हम 3 में 5 का भाग देंगे तो 3/5 रुपए का हो जाएगा। अब लाभ बराबर क्या हो रहा है कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो विक्रय मूल्य 3/5 है, ऋण 1/2। तो हम नीचे की इसको बराबर करिए तो 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ 2 का गुणा इससे किया, 3 दूनी 6, ऋण 5 एकम 5, यानी 1/10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100, 1/10 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो गुणा क्रय मूल्य था 1/2 रुपए, तो यहाँ 1 होगा, जो बटा 2 यहाँ नीचे आना था ये कहां चला जाता है? गुणा में ऊपर। तो ये देखो 0 से 0 कटा, और 10 दूनी 20, यानी 20 रुपए, 20% का लाभ हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है। तो देखिए, शून्य विषम संख्या नहीं है, ये जो है सम संख्या है। यहाँ पे आई बात, शून्य एक सम संख्या है, तो बिल्कुल यही पर ये सत्य हो गया। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है, शून्य न तो भाज्य है न अभाज्य है। शून्य न तो विषम है न सम संख्या, ये भी तो गलत हो गया। शून्य हमेशा सम संख्या होती है, ये सही। बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इससे 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। तो अंतर बताना है तो पहले बड़ी संख्या आप बनाओ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा अक्षर पहले लिखते हैं, तब उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गए। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे छोटा अंक पहले। लेकिन सबसे छोटा अगर 0 होता है तो पहले नहीं, दूसरे नंबर पे होता है, उसके बाद पहले नंबर पे उस अंकों में से सबसे छोटा कौन है? 0 को छोड़ के 3 है, तब यहाँ 6, तब 7, तब 9। तो इसको अंतर बताना है, यानी घटाना है, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 12 में से 7 गया 5,
15 में से 6 गया 9 और यहाँ 6 का 6 और यहाँ 9 में से 3 गया 6, तो 66,951 संख्या। इसमें 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बताना है। योग का मतलब जोड़, तो संख्या है 5,84,356। तो दोनों 5 का, इसका जो, चलो पहले मैं ऊपर इसका निकाल रहा हूं। इसका जो है 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके आगे 5 जीरो आ जाएंगे, 5 लाख। इस 5 के आगे एक ही अंक है तो यहाँ एक ही जीरो, यानी इसका स्थानीय मान 50 है। तो इसमें योग बताना है, तो जीरो 5 का 5 जीरो 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 और 5, यानी 5,50,000 योग होगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? तो ये जो संख्या 3 4 तथा 6, आप अलग अलग भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 3 4 5 और 6, इनका लॉसा निकाल दो। तो देखिए 3 में 3 का ही जाएगा, तो आप चाहो 3 का ही दे दो पहले। 3 एकम 3, 4 में तो नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है, 3 दूनी 6। अब देखिए 4 में 2 का जा रहा है, तो 2 से दीजिए। यहाँ तो 1 आ गया, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा है, 2 एकम 2। अब यहाँ 2 और 1 अभाज्य ही बच गया, आप सीधा इसको गुणा कर सकते हैं। 3 गुणा 2, अब 2 में 2 का ही जाएगा 2, और 5 में 5 का ही जाएगा 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 या 60। तो सबसे छोटी संख्या तो 60 है। तो इसमें देखो भाग किस में जा रहा है, तो यहाँ 60 है तो 60 ही में जाएगा। ठीक है। जब ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। देखो इसका छोटा सा तरीका है, अगर हम ऋण 1 को एक बार ऋण 1 से गुणा करें तो उत्तर तो एक ही आएगा, लेकिन ऋण ऋण का क्या हो जाता है? धन हो जाता है। जब ऋण 1 को हम 2 बार ऋण 1 से गुणा करें तो यहाँ देखो ऋण 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 का हो जाता है धन, तो ऋण ऋण 1 का गुणा कर, एक तो धन 1 हो गया, लेकिन गुणा ऋण 1 है तो यहाँ धन ऋण का फिर ऋण हो जाता है, ऋण 1। तो इस तरह से हम आगे करते रहेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम एक बार गुणा करते हैं तो आंसर जो है धन में आता है। 2 बार करते हैं ऋण 1 से तो आंसर फिर ऋण हो जाता है। अगर हम 3 बार करेंगे तो फिर धन हो जाएगा, क्योंकि वो 4 1 हो जाते हैं। तो यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाता है, वहां भी ऋण ऋण का धन हो जाता है, धन धन का फिर धन हो जाएगा। तो ये फिर 4 बार करेंगे तो ऋण हो जाएगा। यानी अगर हम सम संख्या के बार करेंगे तो आंसर ऋण में आएगा, विषम संख्या के बार करेंगे तो आंसर धन में आ जाएगा। क्योंकि 100 सम संख्या है तो इसलिए ये ऋण 1 आंसर होगा। निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है, तो इसको सरल करने से क्या प्राप्त होता है? देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका विषम भिन्न में इसको बदलेंगे, तो इसका सही हटाएंगे तो 15 दूना 30 और 31/2 माइनस बड़ा कोष्ट शुरू, यहाँ 12/5 गुणा 5/8 धन छोटा कोष्ट शुरू। बल्कि छोटा कोष्ट आप शुरू करो ही मत, इसके अंदर का सॉल्व कर दीजिए। ये धन जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये भाग का निशान है, और अगर मैंने प्लस के हिसाब से सॉल्व करके देखा था तो इसमें से कोई भी आंसर इसमें नहीं आ रहा है। तो ये है 7 भागा 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। यानी भिन्न में मैंने बताया था कि भाग हम करते नहीं है, तो 7 गुणा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 4/7। देखिए 7 7 कट गए तो यहाँ पे +4 बच गए। ठीक है ना, तो ये छोटा कोष्ट हमारा समाप्त हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये बड़ा कोष्ट बंद और गुणा 2। अब हम बड़े कोष्ट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ बराबर करके 31/2 वैसे ही रहेगा ऋण। अब इसको देखिए ये गुणा है, इसके नीचे हमने 1 माना, तो देखिए 5 और 5 तो कट गए, यहाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो अब यहाँ सीधा इसका मान 3/2 हो गया प्लस 4/1 हो गया। तो यानी इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो नीचे 2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8। तो नीचे दोनों 2 के बदले 1 2 आया, और ऊपर 4 दूनी 8 ये हो गया, और प्लस 3 ये हो गया, तो 8 और 3 11, 11/2 आया और गुणा 2।
तो देखिए हम दो दो काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको वो चाहिए, फिर घटाने के लिए फिर हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो बढ़िया ये है कि हम गुणा करें। 31/2 ऋण 11 दूनी 22, 22/2। तो 31 में से 22 गया, 9/2 आंसर ये वाला। देखिए इसमें प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले देखिए इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो प्लस होगा, तो हम प्लस प्लस को पहले एक साथ कर देते हैं। 2.75 प्लस ये वाला 4.75 माइनस 1.25 माइनस 3.80। तो हम पहले जोड़ेंगे, तो प्लस प्लस को भी हम जोड़ते हैं, इसके पीछे भी प्लस है तो इन दोनों का जोड़ होगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे ताकि हम एक साथ घटा दें। तो इसको दशमलव में हमें क्या देखना है कि दशमलव के जिस अंक के पीछे है उतने ही अंक के पीछे रहना चाहिए, यानी दशमलव के ठीक नीचे हम पहले दशमलव लिखते हैं, तब संख्याओं को 10वां 100वां ऐसे उतारते हैं। तो जोड़ हो गया और ये घटाना हो गया ऋण 1.25 ऋण 3.80। तो 5 5 10, 7 7 14 1 15, हासिल 1, 4 8 2 6 1 7, 5 8 8 2 10, हासिल 1, 4 3 और 1 4 और 1 5। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो अब हमने क्या करना है, इसका मान आ गया इतना 7.50 और इन दोनों का मान आ गया माइनस में 5.05। अब इसमें से हमने इसको घटाना है, तो आप इसको घटाइए 7 ये चाहे तो आप इसी के नीचे लिखिए या अलग लिखिए। 7.50 में से 5.05 को घटाना है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ 5 में से 7 गया, 7 में से 5 गया 2, आंसर 2.45। लेकिन अब इसको देखो, इसका आंसर जो है भिन्न में दे रखा है, यहाँ जो भी इसका आंसर होगा वो भिन्न में होगा, तो इसको हमने भिन्न में बदलना है। तो क्योंकि इसके 2 अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसका जब दशमलव हटेगा तो 245 हो जाएगा, और जब 2 अंक के पीछे दशमलव होता है तो बटा 100 हो जाता है। अगर 1 अंक के पीछे दशमलव है तो बटा 10, 3 अंकों के पीछे दशमलव है तो बटा 1000। अब इसको हम आप काटिए, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 0, ये भी कट रहा है, तो 5 चौकू 20 और 45 हुआ, 5 में 45, 49/20 आया। तो 20 का भाग हम देंगे 49, 20 दूनी 40, तो 9 बचा, तो यहाँ 9 ऊपर और 20 नीचे, यानी 2 सही 9/20 आंसर, ये वाला आंसर आएगा। ये वाला पेपर थोड़ा टफ था, हो सकता है कि इस बार भी थोड़ा कठिन पेपर आए, तो ये थोड़ा कठिन लेवल के सवाल भी आपको आ जाने चाहिए। अब अगला है 150% बराबर है, तो ये किसके बराबर है? तो बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे चकरा जाते हैं। 150% का मतलब होता है बटे 100, वो तो गया। अब क्योंकि आंसर यहाँ जो है दशमलव में दे रखा है, तो हमने 100 का भाग इसमें देना है। देखिए जब हम किसी भी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो बाईं तरफ एक अंक के पीछे 0 आता है। अगर 100 का भाग हम किसी अंक संख्या में देंगे तो उसके 2 अंकों के पीछे 0 आएगा, यानी 0 और 5 है तो इसके पीछे यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव आएगा, तो इसके पीछे दशमलव आ जाएगा। आइए ऐसा हो जाएगा। तो 1.50 नहीं है तो आपको पता होना चाहिए दशमलव के बाद अगर 0 है कोई तो अपने आप हट जाता है, अगर लास्ट में है तो 1.5 इसका मान हो गया। 1.5 का मतलब 1 रुपये 50 पैसा ही होता है, और 1.50 का मतलब भी उतना ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, तो दोपहर बाद 3:05 को हम ऐसा लिखते हैं, और 5 मिनट के लिए 05 लिखते हैं, और दोपहर से पहले हम AM लिखते हैं, लेकिन दोपहर के बाद हम PM लिखते हैं। AM को कहते हैं एंटी मेरिडियम और PM को कहते हैं पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय होता है, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक PM होता है। तो ये आपको देखना है एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। तो इस तरह से गणित का पेपर भी समाप्त हुआ। अब हम लैंग्वेज करते हैं। देखिए पहला अनुच्छेद है चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। आपने गौर से सुनना है इसको। उन्होंने पाया कि एक सेपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है,
जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद उसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है। देखिए, बहुत अच्छा अनुच्छेद है, बड़ा इंटरेस्ट आपको आया होगा क्योंकि आप लोग च्युइंगम खाते हैं। अब हम देखते हैं च्युइंगम के बारे में प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, ने चबाने वाले गोंद की खोज की तो मायन आया कि सेपोडिल आया कि चेकलेरो आया कि गोंद की फैक्ट्री। तो मायन लोगों ने खोज की थी। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं, तो उन्हें कहते हैं चिकलेरो। चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो गोंद की फैक्ट्री में चिकल के बड़े टुकड़े भेजे जाते हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए। तो ऊपर बात आई है कि मीठा करने के लिए, गाढ़ा सुगंधित बनाने के लिए और नरम करने के लिए। तो तीनों की बात तो आ गई थी, सुगंधित करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, सॉरी, ऊपर बात आई थी कि नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए और मीठा बनाने के लिए इसको बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन गाढ़ा करने के लिए कुछ नहीं मिलाया जाता क्योंकि गाढ़ा ये स्वतः ही हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो गाढ़ा करना होगा। इसके सिवाय तीनों के लिए बहुत से पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गोंद, चिकलेरो, चिकलेरो की कथा, च्युइंगम की कथा। तो पूरे पैराग्राफ में च्युइंगम के बारे में पूरी कहानी लिखी गई है कि किस तरह से च्युइंगम की खोज हुई। तो हम इसको जो टाइटल देंगे वो देंगे च्युइंगम की कथा। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियां मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। जैसा ही एक स्थान हरिद्वार है और जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। पहला प्रश्न है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और इसमें देखो बच्चे हैं, व्यापारी है, पर्यटक है और समुद्री यात्री। तो अन्य जो होते हैं, यहाँ पे बात आई है सैर सपाटा के अलावा पर्यटक। देखिए यहाँ पे बात आई है कि विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची है? तो देखिए, सामान्यतया का मतलब होता है आमतौर पर। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम, तो देखिए पवित्र का विलोम होता है ईश्वरीय, तो नहीं होता है, धार्मिक भी नहीं होता है, अपावन, अधर्मनिष्ठ। तो देखिए पवित्र के जो विलोम होता है वो शुद्ध शब्द होता है अपवित्र, जो इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें फिर अपवित्र के पर्यायवाची दिया गया है अपावन। अपावन का मतलब अपवित्र या अशुद्ध। अधर्मनिष्ठ थोड़ा अलग है, ये अपवित्र से नजदीक उतना नहीं है जितना अपावन है। अपावन सबसे शुद्ध शब्द इसका है जो विलोम है। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है, तो इसका जल कैसा है? पवित्र है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, कैसे होते हैं? उत्सुक तो नहीं कहेंगे, धार्मिक कहेंगे। जो लोग धार्मिक होते हैं वही तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। जो खोजी और वृद्ध होते हैं, देखिए वृद्ध भी जब धार्मिक होगा तभी तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो इसका शुद्ध आंसर धार्मिक ही होगा। अनुच्छेद 3, अजीत का जन्मदिन था।
उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली। उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजीत को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोक दिया। अजीत रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले दो गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजीत ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, तो सबसे अच्छी भेंट उसकी चाची ने दिया था गुलाब का पौधा। ज्यों ही अजीत जागता, वह पौधे की ओर दौड़ता, बगीचे में जाता पौधे को देखने। गुलाब में कितनी कलियां आई, तो उसने देखा कि गुलाब में दो कलियां बाहर झांक रही हैं, तो इसका मतलब दो कलियां आई। अजीत ने पहले दो गुलाब किसे भेंट किए, तो उसने दो गुलाब एक माँ को, एक बहन को भेंट किए। दोनों को। रोमांचित शब्द का अर्थ है, रोमांचित का अर्थ होता है उत्तेजित होना। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है। नीम की टहनियां, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांवों में दातुन के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। औषधालय है, तो औषधि और आलय, आलय का मतलब जहां औषधियों का जमा रहता है, आल भंडार रहता है, तो औषधि के भंडार को जो है औषधालय कहते हैं। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग, तो ऊपर उसमें बात आई थी, जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे कि बीजों की खली से उर्वरक बनाया जाता है, तो क्योंकि किसानों के काम जो है उर्वरक आता है, तो इसका मतलब बीज जो है इसका बीजों से बनता है, तो ये उनके काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, दोष रहित, निर्दोष का मतलब दोष रहित होता है, ये तो सही है। त्रुटिहीन भी सही है, लेकिन यहाँ ये दोनों शब्द जो है ना निर्दोष के पर्यायवाची नहीं है, तो शायद ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे संभवतः या पेपर वाले बेकसूर, निर्दोष का मतलब होता है बेकसूर, बे लिखा है, कसूर लिखना चाह रहे थे, या बेगुनाह लिखना चाह रहे थे, इसलिए वो गलती में बेजोड़ हो गया। तो ज्यादा सही ये लग रहा है, तो इसका आंसर कुरूप ही होना चाहिए। कुरूप का कोई संबंध इससे नहीं है, निर्दोष से। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, तो फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, यही कीट से मतलब है, जो फसल को नष्ट करते हैं वो कीड़े मकोड़े, उन्हीं को कीट कहा गया है अनुच्छेद में। क्रुद्ध व्यक्ति, गंदा पानी, प्रदूषण, इनको कीट नहीं कह सकते। गांवों में नीम की खाली जगह है का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो दांत का जो ब्रश होता है वो बनता है टहनियों से, नीम की, ठीक है ना। तो टहनियों का उपयोग होता है ब्रश के रूप में, उसे दातुन भी कहते हैं। और इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आप नवोदय की कोचिंग या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं, तो आप सीधे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको जरा भी ये पेपर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।